हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज है नेक्स्ट लेक्चर जिसमें आज हमें करना है रिएक्शंस के टाइप जो हम कर रहे थे उसमें से डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो लास्ट वीडियोस आपने देखी होंगी, उसमें हम अभी तक कर चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके अलावा हम कर चुके हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके तीनों पार्ट हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन, फोटोलाइसिस एंड जो हमने किया थर्मल डीकॉम्पोजिशन। तीनों रिएक्शन कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं वेद साइंस फाउंडेशन को। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है आपको पूरा कोर्स मिल रहा है बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी और मैथमेटिक्स, इन सब का सारे ओलंपियाड्स के लिए। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा चैनल है इस पर आपको सब कुछ मिलने वाला है, सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, इसी को आप सब्सक्राइब करिए और यहाँ पे फॉलो करना शुरू करिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आज की जो हमारी रिएक्शन है। आज की जो हमारी रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो कैसे ये रिएक्शन होती है और कहाँ पे इसका यूज है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे ये एग्जाम में पूछी जाती है, एनटीएससी में पूछी जाती है, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है आज। ठीक है, ये सारी चीज़ें सीखने वाले हम, कैसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, कैसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीएससी में और कितनी ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई आपको नाम से पता चल रहा होगा बेटा थोड़ा बहुत, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि आपने किसी चीज़ को कहीं रखा हुआ था, उसको वहाँ से हटा दिया है और वहाँ पे कोई दूसरी चीज़ लगा दी, मतलब रिप्लेस कर दिया है किसी भी चीज़ को। लेट्स से आपके रूम में एक चेयर पड़ी थी और आपको उसकी जगह टेबल चाहिए, तो आपने क्या किया, चेयर को हटाया, टेबल लगा के वहाँ पे रख दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके का रिएक्शन जो है, कुछ इस तरीके का प्रोसेस जो है हमारे यहाँ पे भी होता है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत बार होता है। आपके दोस्त भी हैं, आपका ग्रुप है और उसमें पता लगता है कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है अभी वो थोड़ा रिप्लेस हो रहा है किसी और से। ठीक है, तो जनरल लाइफ में ये चीज़ें होती रहती हैं, बेस्ट फ्रेंड्स यूजुअली जो है रिप्लेस कर दिए जाते हैं। ठीक है, किसी XYZ से। चलो, तो अब हम शुरू करते हैं। आज जो है देखते हैं केमिकल्स कैसे रिप्लेस कर देते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स को और कैसे कोई दूसरा केमिकल उसकी जगह आ जाता है। तो शुरू करते हैं हम अपनी इस चीज़ को, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हमें देखना है कि किसमें पोटेंशियल है, उसको किसी एक कंपाउंड को अगर हमें रिप्लेस करना है तो उससे कोई स्ट्रॉन्गर पर्सन चाहिए, उससे कोई स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन चाहिए, तभी वो आके उस पहले प्रीवियस वन को रिप्लेस कर सकता है। लेट्स से यहाँ पे कोई भी चिंटू मिंटू जैसा आदमी था, उसका एक चिंटू मिंटू जैसा दोस्त था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों साथ में बहुत खुश थे। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, एक चिंकी मिंकी आई यहाँ पे। ठीक है, और उस चिंकी मिंकी, लंबे बाल वाली, ठीक है, और उस चिंकी मिंकी ने क्या किया, ये चिंटू मिंटू में से बेचारे मिंटू को हटा दिया। ठीक है, चिंटू प्लस चिंकी हो गए हैं अब हमारे, कुछ इस तरीके से ये चिंकी है हमारी। ठीक है, और ये बेचारा मिंटू जो है साइड में जा चुका है अब। तो कुछ इस तरीके की रिएक्शंस जो है वो हम हमें देखने को मिलेंगी। कुछ इसी तरीके का लाइफ में भी होता है और यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो अब हमें देखना है कि कैसे इस चिंटू के लिए मिंटू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चिंकी हो चुकी है। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ एक्स्ट्रा अट्रैक्शन होगा, कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, तभी वो आई है। यानी कि या फिर ये बहुत पावरफुल होगी, इसने आके मिंटू को बेचारे को पीटा और भगा दिया उसको। दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये खुद बुलाए उसको या फिर ये खुद लड़की आए और कहे कि भाई तुम निकलो यहाँ से, अब अपन आएंगे यहाँ पे। तो कुछ ऐसा हमें देखना है कि अब केमिकल्स में कैसे ये रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या जानना होगा, सबसे पहले जानना होगा कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, किसमें कितना दम है, किसमें कितनी पावर है किसी दूसरे को हटा देने की। जब तक हमें एक दूसरे की शक्तियों का पता ही नहीं चलेगा, पावर्स का पता ही नहीं चलेगा, तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो सामने वाले को रिप्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हमें पहले देखना है किसमें कितना दम है। यानी कि अब हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, क्या है भाई वो, रिएक्टिविटी सीरीज, कि कोई भी जो केमिकल है
आपको बहुत ही अच्छे से मैंने ये चैप्टर जब शुरू हुआ तब बताया था कि केमिकल्स जो है एक दूसरे से रिएक्ट क्यों करते हैं, स्टेबल होने के लिए करते हैं। अब किसकी टेंडेंसी, किसका अट्रैक्शन किसके लिए ज़्यादा है वो डिपेंड करता है उनकी रिएक्टिविटी पे। कौन ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करना चाहता है, कौन थोड़ा धीरे रिएक्ट करेगा तो भी चलेगा, कौन बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाता है एकदम से कि भाई उसको तो रिएक्ट करना ही करना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देखेंगे। तो रिएक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, रिएक्शन करना बहुत ज़रूरी है, किसी को अपने आप को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है रिएक्शन में। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है बेटा वो क्या होती है, एक ऐसी सीरीज है जिसमें हमने कॉमनली जो हमारे यूज के एलिमेंट्स है उनको रखा हुआ है उनकी कैपेसिटी के बेस पे, उनके पोटेंशियल के बेस पे, उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो सबसे ऊपर, और ऐसे करके हम एक रिएक्टिविटी सीरीज बना लेते हैं जिससे हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि ये चिंकी आके मिंटू को रिप्लेस करेगी कि नहीं करेगी। तो देखते हैं चिंकी में कितनी पावर है। तो हम एक पावर वाली लिस्ट बना लेते हैं, किसके पास कितना दम है, कितनी पावर है। तो क्लियर होगा आपको कि हम क्यों ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें एक चीज को रखना है और दूसरी चीज को हटाना है, तो देखना है किसमें किसको हटाने की पावर है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है भाई, आपको बताएगी रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, और इसके बिना हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने का सोच भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हमें रटना बिल्कुल भी नहीं, हमें खुद से देखना है। आप एक रिएक्शन रट लेंगे, दो रट लेंगे, उसके अलावा जब भी रिएक्शंस आएंगे आपको खुद से करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए, खुद से करने के लिए आपको क्या करना है भाई, पता होना चाहिए सबकी रिएक्टिविटी का। ठीक है, तो देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, उसको पहले रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, कैसे भी कर ले, जैसे आपका मन करे कर लो उसको, बट उसको हमें याद करना है, मेमोराइज करना है। वो चीज़ ऐसी है कि उसको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़े ट्रिक्स हम देख सकते हैं, अदरवाइज तो यही है। एक बार देख लो, यहाँ पे है पोटेशियम, बेरियम, सोडियम। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, then zinc, then iron, then tin, then lead, then hydrogen, copper, mercury, silver, gold, platinum। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सीरीज है हमारी ये, पोटेशियम, बेरियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, इस तरीके से एक सीरीज है जिसमें हमने कुछ एलिमेंट्स को लिया, कुछ मेटल्स को लिया है, और उसमें से अब हमें देखना है कि कौन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन थोड़ा कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे आपको पता है, ये सारे एलिमेंट्स के सिंबल मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, पोटेशियम वगैरह। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे के जो है ये क्या है, हाईली रिएक्टिव। यहाँ से हम देखेंगे भाई, ये जो है यहाँ तक, ठीक है, सोडियम तक ही है ज़्यादातर। ठीक है, ये है हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी थोड़ा हाईली आता है, बट उनसे थोड़ा लोअर है। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम से थोड़ा कम है। उसके बाद ये जो आते हैं हाइड्रोजन के नीचे वाले, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और मर्क्यूरी, ये है लीस्ट रिएक्टिव। ये कतई रिएक्ट नहीं करना चाहते, ये जैसे पड़े हैं वैसे पड़े रहना चाहते हैं। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। हाईली रिएक्टिव कौन है, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम। यहाँ पे क्या है, लीस्ट रिएक्टिव क्या है, हाइड्रोजन के नीचे वाले। हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे एक मार्क है जहाँ से इसके नीचे रिएक्टिविटी जो है कॉपर से लेके और इन सब की रिएक्टिविटी डाउन आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो सबसे रिएक्टिव पता चल गया, सबसे कम रिएक्टिव पता चल गया, बॉर्डर लाइन पता चल गई। हाइड्रोजन जो है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन तक नॉन मेटल है। ठीक है, बट इसकी कुछ कुछ हरकतें मेटल जैसे, ये कह भी नहीं सकते कि नॉन मेटल है मेटल है, क्योंकि इसकी हरकतें दोनों से मैच करती हैं। तो यहाँ पे इसकी जो हरकत है कुछ कुछ मेटल से मैच हो रही थी, तो इसलिए यहाँ पे रखा हमने रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है एलिमेंट्स, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव। ये सब है मॉडरेटली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो हाईली रिएक्टिव पता चल गया, लीस्ट रिएक्टिव पता चल गया, अब है मॉडरेटली रिएक्टिव। ये सारी चीजें पता चल गई। अब इसमें हाई रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी भी कंपाउंड में कोई एक चीज इसमें से प्रेजेंट है, लेट्स से कैल्शियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कैल्शियम को उसकी जगह से हटा देने वाला कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन उसको हटा सकता है वहां से। तो अब रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो भी उस रिस्पेक्टिव एलिमेंट से हायर साइड में आता है, हाई रिएक्टिविटी रखता है,
जो भी उससे हाई रिएक्टिविटी रखता है वो उसको भगा सकता है वहाँ से ईजिली। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा जी कि अगर कैल्शियम हमने लिया है रिएक्शन में, कैल्शियम से हम कोई सॉल्ट ले रहे हैं और अब हमें ये देखना है कि इस कैल्शियम को कोई हटा सकता है कि नहीं। तो इससे पावरफुल कौन कौन से हैं, तो इससे पावरफुल है अगर पोटेशियम आ जाता है, अगर सोडियम आ जाता है, अगर बेरियम आता है, ये तीनों अगर आ गए तो कैल्शियम का वहाँ से जाना निश्चित है, वहाँ जाना बिल्कुल तय है, कैल्शियम को कोई नहीं बचा सकता। बट उसके अलावा चाहे आयरन आ जाए, चाहे जिंक आ जाए, चाहे एल्यूमिनियम आ जाए, कोई भी आ जाए, कैल्शियम को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो हमने यहाँ से क्या सीखना है कि कौन ऊपर आता है, कौन नीचे आता है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से सीखनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आपको जब भी कोई रिएक्शन दे दी आपको रटना नहीं पड़ेगा। लेट्स से आपको रिएक्शन दी है CaCl2 प्लस Na दे दिया, तो आपको पता है ये रिएक्शन होगी NaCl प्लस यहाँ से Ca भाग जाएगा। बट आपको दे दिया CaCl2 प्लस Fe या जिंक दे दिया, आपको प्लस जिंक दे दिया, तो आपको पता है रिएक्शन नहीं होगी। तो आप क्या करते हैं, 9th-10th के बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है इतनी सारी रिएक्शंस को याद रखना, रटे रखना, ठीक है। तो उनके लिए बहुत इजी चीज़ क्या है कि आपको जो मर्जी रिएक्शन आ जाए, आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, किस तरीके से तय करेंगे हम। अगर वो एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में उससे ऊपर आता है तो रिएक्शन हो जाएगी, और अगर नीचे आता है तो उसमें दम नहीं है, उसके पूर्वजों में भी दम नहीं है कि वो उसको हटा सके वहाँ से, उसको रिप्लेस कर सके वहाँ से, ठीक है। ये सारी है, ये है इसकी एप्लीकेशन की, क्यों आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है, इससे फ़ायदा क्या होगा। तो आपको पता चल गया है कि हम कोई भी रिएक्शन में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, और उसके अलावा प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी हम बता सकते हैं, और हमें रिएक्शन रटनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है। तो वापस चलते एक बार उस पर। ये जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज थी इसको याद रखना है। कैसे याद रखते हैं, इसका निमोनिक है, बहुत लोगों को पता भी है, नहीं पता तो देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं यहाँ पोटेशियम से P, प्लीज ब्रो, सोडियम स्टॉप, कॉलिंग मी अ जिब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ, कॉपर हग्स, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम अपनी प्राइस के औकात अनुसार है, ठीक है, यह अपनी औकात अनुसार, बाकी तो इस तरीके से। तो सेंटेंस क्या है हमारा, जिससे जो निमोनिक है वो क्या है हमारा, आप चाहे तो इसके बिना भी याद कर सकते हैं, बट इस जिसको याद नहीं होता है वो इससे याद कर ले तो कभी भूलते नहीं है बच्चे, ठीक है, और आपको काम आ जाती है ये चीज़। तो है प्लीज ब्रो, है ब्रो, स्टॉप कॉलिंग मी अ जिब्रा, इस बेचारे को जिब्रा बोलना बंद करो, एंड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर हग्स। ये कहता है जाके पता करके आओगे कॉपर कैसे इन सबको हग करता है, ठीक है। हग्स सिल्वर Ag Au एंड Pt, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। आई होप ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो प्लीज इज फिर P इज फॉर पोटेशियम। देख लेते हैं भाई कौन सा रंग लें, P पोटेशियम, ठीक है, ब्रो बेरियम, स्टॉप सोडियम, कॉलिंग कैल्शियम, मी मैग्नीशियम, अ एल्यूमिनियम, जी जिंक, ठीक है, ट्राई Sn टिन, ठीक है, Sn इज टिन, लर्निंग लेड Pb, ठीक है, यहाँ पे क्या है Pb, हाउ इज हाइड्रोजन, कॉपर इज Cu, हग्स इज मर्क्यूरी Hg, और बाकी सबका लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो कुछ इस तरीके से एक निमोनिक है जिससे आप रिएक्टिविटी सीरीज हमेशा याद रख सकते हैं कि इस बेचारे को जिब्रा कहना बंद करो और जाके पता करके आओ कि कॉपर कैसे सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम को हक करता है। कुछ ऐसा सेंटेंस है ये, मे बी वियर्ड बट इससे आपको याद हो जाएगा। इट्स अप टू यू, अगर आपको चाहिए ये देखना है तो आप ये पार्ट देख सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दो वीडियो को, इट्स अप टू यू। आजकल वैसे भी टीचर तुम्हारे ही हाथों में है भाई, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। देखना ठीक है 2x पे देखो, फिर ठीक है 1.5x पे देखो, ना देखो मर्जी है तुम्हारी, स्किप कर दो इसको, जो मर्जी, जिसको चाहिए वो रख ले, जिसको नहीं चाहिए स्किप कर सकता है। चलो भाई, तो ये हो गया हमारा
निमोनिक, जिससे हमें याद हो गया कि कैसे हम ये चीज़ें याद कर सकते हैं। अब क्या देखना है हमें, याद करने के बाद फ़ायदा क्या होगा। अब मैं बहुत सारे रिएक्शंस आपसे बताऊंगी जिसमें आप देख के पता चल जाएगा कि क्या ये रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हमें प्रिडिक्ट करना है रिएक्शन होती है या नहीं होती है, और अगर होती है तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज जब हमारी हो चुकी है, क्योंकि तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, डेफिनेशन क्या है, वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, वन मेटल, यू कैन से कोई भी मेटल हमें लिया, वन मेटल रिप्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ये एलिमेंट क्या था, मेटल। ठीक है, तो जब कोई एक मेटल आता है वो दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देता है, देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो लिखते हैं व्हेन वन मेटल रिप्लेसेस अनदर मेटल। अब अनदर मेटल तक जरूरी नहीं, आप सिर्फ ये नहीं लिखेंगे कि जब एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर दे, ना ना ना, गलत हो जाएगा। कैसे लिखना पड़ेगा, व्हेन वन मेटल रिप्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। एक सॉल्ट बना होना चाहिए। ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन, मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। अब ऐसे तो हम जिसको मर्जी उठा के रख देंगे, किस तरीके से होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। वैसे तो रिएक्टिविटी देख के ही वो रिएक्शन होगी, तभी हम उसको बता सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है। बट ये यहाँ पे मेंशन करेंगे तो आपको भी हमेशा याद रहेगा कि हमेशा हमें रिएक्टिविटी तो देखनी ही देखनी है। ठीक है, तो व्हेन वन मेटल रिप्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी, देन इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई भी एग्जांपल, आप खुद से एग्जांपल बना सकते हैं, आप इतने कैपेबल है कि खुद से कर सकते हैं। मान लो हम लेते हैं यहाँ पे NaCl, इसमें हमने पोटेशियम डाल दिया, तो क्या ये इसको रिप्लेस कर सकता है, प्लीज ब्रो स्टॉप, प्लीज ब्रो स्टॉप। थर्ड नंबर पे आता है सोडियम। ठीक है, तो यानी कि पोटेशियम जो है वो इसको रिप्लेस कर देगा, तो यानी कि क्या आ गया, यहाँ पे बन जाएगा KCl प्लस Na। ये हो गया एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी बहुत कॉमन रिएक्शन है और जो बहुत ज़्यादा इस पूरे चैप्टर में आपको NCERT में 10th क्लास के पूछा गया है, वो रिएक्शन क्या है, CuSO4 लेते हैं हम भाई, और उसके ऊपर डालते हैं हम Fe, और जो बनता है वो बनता है FeSO4 प्लस Cu। तो पहली बात तो, क्योंकि मैंने अब तो ये रिएक्शन लिख दी है, अदरवाइज आप खुद बता सकते हैं ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। आयरन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है। कॉपर हाइड्रोजन से भी नीचे आता, मतलब बॉर्डर लाइन से भी नीचे आता। रिएक्टिविटी सीरीज का जो एक बॉर्डर लाइन था, ठीक है, उससे भी नीचे आता है, यानी कि रिएक्टिविटी कम है इसकी। तो कम रिएक्टिविटी है तो ये भगा दिए जाएंगे, यहाँ से भगा दिए जाएंगे। जैसे ही रिएक्टिविटी कम पड़ी भगा दिए जाओगे। तो इसीलिए बेटा पढ़ लिया करो, जिस दिन तुमने कम पढ़ना शुरू कर दिया उस दिन कोई ना कोई आके रिप्लेस कर देगा। दिस ऑलवेज अ रिप्लेसमेंट। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो कोई जो कर रहा है वो रिप्लेस कर जाएगा आपको। यहाँ पे क्या है, कॉपर कुछ नहीं कर पा रहा था, रिएक्टिविटी कम थी, तो हमेशा ही थोड़ी CuSO4 बन के बैठा रहेगा। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। तो क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आयरन आया, जैसे ही कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आया, उसको भगा दिया जाएगा वहां से। तो यहाँ से इसको भगा दिया गया और FeSO4 बन गया। ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कलर चेंज होता है। और यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब भी CuSO4 जो कि इट इज ऑफ ब्लू कलर का CuSO4 था, उसमें हमने आयरन नेल डाल ली तो वो ग्रीन हो जाता है, बताओ क्यों हुआ। इस तरीके से पूछा जाता है। कोई आपको लिख के नहीं देगा ये रिएक्शन है, बताओ क्या हो गया। इसमें पूछ भी सकते हैं, बट यूजुअली आजकल एप्लीकेटिव पार्ट से ज़्यादा पूछते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से पूछेंगे, कलर चेंज के हिसाब से पूछेंगे कि आपकी जो रिएक्शन थी ब्लू थी, स्टार्टिंग में आपने जो मिक्सचर लिया था ब्लू था CuSO4 का, एंड आफ्टर सम टाइम ऑफ एडिंग एन आयरन नेल ये जो कलर है इट चेंजेस टू ग्रीन। तो कैसे हुआ ये बताइएगा। ठीक है, तो उसको बताने के लिए क्या है, उसको बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर आता है, रिएक्शन हो जाएगी और क्या प्रोडक्ट बनेगा, FeSO4। तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पे एक रिएक्शन हुई जिसमें FeSO4 बना और FeSO4 का कलर ही ग्रीन होता है। आप नहीं भी रटेंगे तो भी आप बता सकते हैं कि कलर चेंज हुआ है। कलर चेंज हुआ है मतलब कोई रिएक्शन हुई है।
रिएक्शन हुई, तो अगर आपको प्रोडक्ट पता चल जाए तो आप बता देंगे उसी प्रोडक्ट का कलर तो नया वाला कलर था, ठीक है। आपको मान लो इसका कलर नहीं पता था, बट आप ये तो कह सकते हैं कि अगर ये दोनों चीजें दी तो रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी तो FeSO4 बनेगा, तो नया जो कलर आया वो FeSO4 का ही होगा, ठीक है। ऐसे करके आप बता सकते हैं ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आपने जो भी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है उसके हिसाब से आप किसी का भी प्रोडक्ट बता सकते हैं। और ये जो रिएक्शन है बहुत ही पेट क्वेश्चन है ये पूछे जाने का, इसीलिए मैंने आपको ये कराया है। इसके अलावा बाकी भी कितनी सारी इक्वेशन है जिनको आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप करें AlCl3 और इसके ऊपर आप डाल रहे आयरन, ठीक है, तो क्या ये रिएक्शन होगी, क्या ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ठीक है, पहले बताएं क्या ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ऐसे ही अगर आपने जिंक लिया है ZnSO4 और उसके ऊपर डाल दिया है आयरन, तो क्या ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ये सारे सवालों के जवाब कौन देगा आपको, क्या प्रोडक्ट बनेगा, इनके जवाब कौन देगा आपको, इनको देगा रिएक्टिविटी सीरीज। तो आपको देखना है आयरन और एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, वापस जाओ देखो जल्दी से, सॉरी, तो हमें देखना था आयरन एंड एल्यूमिनियम, तो हमने देखा एल्यूमिनियम तो ये रहा, आयरन नीचे है, तो क्या एल्यूमिनियम में से AlCl3 में से आयरन उसको रिप्लेस कर सकता है, नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है, जिंक और आयरन, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन कम रिएक्टिव है, ठीक है, आयरन कम रिएक्टिव है, यहाँ पे एल्यूमिनियम ज्यादा है, आयरन कम है, तो वापस चलते हैं अपनी जगह पे, ठीक है। तो हमने देखा आयरन जो है वो किससे, इससे भी कम रिएक्टिव है, तो क्या ये रिप्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और आयरन जो है जिंक से भी कम रिएक्टिव है, तो क्या ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर इस रिएक्शन को मैं उल्टा लिख दूं तो क्या ये रिएक्शन हो जाएगी। इसका मतलब उल्टा लिखना मतलब किस तरीके से बोल रही हूँ मैं, कि अगर सॉल्ट्स को अगर हम चेंज कर दे और यहाँ पे जो था AlCl3 उसकी जगह मैं लिख दूं FeSO4 प्लस एल्यूमिनियम, तो क्या ये रिएक्शन होगी, बिल्कुल हो जाएगी। एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, अभी देखा है हमने, ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब रिप्लेस कर देगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, Al2SO4 होल थ्राइस। ये तो आपको बनाना आता ही होगा, आई एम डैम श्योर, ये तो आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता है, 9वीं कक्षा जो है, 9th क्लास जो है, उसको जाके पढ़िए भाई, आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता है, Al की वैलेंसी +3 है, SO4 की वैलेंसी 2- है, यहाँ पे 2- लिखते हैं हम, तो उसकी -2 है, कुछ इस तरीके से करेंगे तो Al2SO4 होल थ्राइस बन जाएगा। ऐसे ही आप कोई भी बना सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो सिर्फ आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए, फॉर्मूला मेकिंग तो 9th में ही सिखा देते, तो ये कोई नॉट अ बिग कंसर्न, ठीक है। सेकंड अगर हम देखते हैं, सेकंड जो एग्जाम्पल हमने लिया था वो क्या था भाई, हमने लिया था ZnSO4, अब हम लेते हैं FeSO4 और उसके ऊपर जिंक डालते हैं। तो अब जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, क्या जिंक इसको रिप्लेस कर देगा, हाँ जी बिल्कुल कर देगा। जिंक इसको फेंक के मारेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आ गया ZnSO4 और ये भाई आयरन को मार दी लात, उसने निकाल दिया, ठीक है, धक्के मार के निकाल दिया। तो ये कुछ ऐसी रिएक्शंस थी जिसमें हमने क्या किया कि रिएक्टिविटी के हिसाब से कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है। तो यानी कि अगर जो भी चिंकी मिंकी वो आई थी वो बहुत ज़्यादा या तो पावरफुल है, पीट के निकाल दे, या फिर अट्रैक्शन ज़्यादा है, यानी कि ये आयन ही उसको ज़्यादा बुला रहा है कि भाई इधर आ जाओ। तो यानी कि चांसेस है कि जब भी रिएक्टिविटी में कोई हाईली रिएक्टिव आएगा, हाई अट्रैक्शन वाला आएगा, तो वहाँ पे वो लो रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर देगा। यानी कि जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है भाई वो कम मेहनत करने वाले को बहुत रिप्लेस कर देते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि अपन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपन एक बार पढ़ के कर लेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना कि देयर इज समवन एल्स हु इज़ वर्किंग हार्ड, ठीक है, टू रिप्लेस यू। आपको कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे हो गया ये, ठीक है, FeSO4 प्लस जिंक, ZnSO4 प्लस Fe, इस तरीके से रिएक्शन हो गई। ऐसी तमाम रिएक्शंस जो आपको दी, आपको प्रैक्टिस के लिए शीट मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जो कि होगा @VedSciences, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पे आपको प्रैक्टिस के लिए ये इसकी शीट मिल जाएगी इसी रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी आपको एग्जाम में आएगी, आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ रिएक्टिविटी का और प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आई होप डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आज हम करने वाले हैं, आज की क्लास की जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको शुरुआत करते हैं, उसको देख लेते हैं एक बार, और उसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है और कैसे वो रिएक्शन होती है, थोड़ा सा उसको जानने की कोशिश करते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, चैनल को लाइक कर दो भाई, चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर लो भाई अपने दोस्तों के साथ, जाके बता दो उनको कि यहाँ पे आके कंटेंट पढ़ ले पूरा। चलिए नेक्स्ट जो है हम देखते हैं वो है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है? अभी हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट, एक एलिमेंट आया, दूसरे को उठाया, फेंका और वहां से निकाल के खुद बैठ गया, तो वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब रिप्लेस कर दिया, किसी को हटा के खुद आ गया। अब जो हम रिएक्शन कर रहे हैं वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब अब कोई एलिमेंट आके किसी के सॉल्ट में से नहीं भगाया, अब दो कंपाउंड होंगे, दो सॉल्ट्स होंगे जो एक साथ जब रख दिए जाएंगे तो अपने आयंस एक्सचेंज कर लेंगे। यहाँ पे अलग लेवल की खुशी हो रही है उनको, ठीक है, ये कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं अपने आयंस को। तो एक्सचेंज जब कर रहे हैं उस चीज को हमें पढ़ना है जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट, उसने उसके एलिमेंट को कर दिया, उसने दूसरे के एलिमेंट को, ठीक है। तो व्हेन टू सॉल्ट सॉल्यूशन इंटरेक्ट विद ईच अदर, तो उस टाइम पे ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, इसका पूछा जाता है, उसी से हम देखेंगे कि इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या था, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में ड्राइविंग फोर्स क्या था ये देखते हैं। तो हमारे पास रिएक्शन थी Na2SO4 प्लस BaCl2, बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे भाई क्या हुआ, अब देखो क्या हम यहाँ पे रिएक्टिविटी के हिसाब से जज कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर मान लो मैं कहूँ सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है तो ज्यादा रिएक्टिव तो इधर ही रह लेगा, वो उधर क्यों जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी इज नॉट ए ड्राइविंग फोर्स। डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्टिविटी ड्राइविंग फोर्स नहीं है। जो ज्यादा रिएक्टिव वो ऑलरेडी अपने आयंस के साथ बैठा तो हुआ है, उसको क्या आयन बदलने की नए शौक चढ़ रहे हैं उसको, है ऐसे शौक नहीं होते उनको, ठीक है। तो क्या है, सिर्फ उसको अट्रैक्शन से मतलब है, यहाँ भी आयन है, यहाँ भी आयन अट्रैक्शन हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। उधर तो क्या था, एक एलिमेंट अकेला, रिएक्टिव एलिमेंट अकेला बैठा था और लेस रिएक्टिव कंपाउंड बना के बैठा था, उसको तो जलना ही था, वो तो उसको भगाएगा। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है, Na2SO4 प्लस BaCl2 तो बनेगा BaSO4 प्लस NaCl। अब जो मेन इस पूरी रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, ये एक सॉल्ट है जो कि एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक सॉल्ट है जो भी ये भी एक्वस फॉर्म में है। अब ये जो बना है BaSO4, इट इज सॉलिड, ये क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, बताया था आपको, जब भी इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे डाउनवर्ड एरो लगाई जाएगी और उसको बोलते हैं हम PPT, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है। क्या हुआ भाई, यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है यहाँ पे इस रिएक्शन में। और यहाँ पे क्या है, NaCl जो है ये एक्वस है। अब देखो भाई, पूरी रिएक्शन में अगर दो चीजों को मिलाया जाए और कोई चीज नई बनी है जो कि इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक बार जब फॉर्म हो गया, अपने आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा, तो यही ड्राइविंग फोर्स है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज द ड्राइविंग फोर्स, मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर द रिएक्शन, फॉर दिस रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वहां पे हमेशा कोई ना कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था या फिर कोई गैस फॉर्म हो रही होती है जो रिएक्शन से रिलीज हो रही होती है। मतलब रिएक्शन मिक्सचर जो था उससे कुछ ना कुछ निकल के अलग बैठ रहा है, जिसको पूरी रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो कुछ अलग होना चाहता है, कोई अलग होना चाहता है। अब ये क्या, Na2SO4 था, ये खुश था, BaCl2 ये भी खुश था, बट इसने देखा कि अगर Ba को SO4 मिल जाए, Ba ने सोचा अगर मुझे SO4 मिल जाए तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना उसको लेके भाग जाऊंगा, मैं अपना खुश रहूंगा उसके साथ, ठीक है। खुश तो है यहाँ पे भी, वो उसको लेके भाग गया, प्रेसिपिटेट बना लिया उसने, ठीक है। रिएक्शन मिक्सचर से ही आउट हो गया। जब कोई चीज रिएक्शन में डिसॉल्व ही नहीं हो रही, उसमें सॉल्युबल ही नहीं है, सॉल्वेंट में सॉल्युबल ही नहीं, तो क्या वो उस रिएक्शन के लिए काम की है, नहीं है। वो उस रिएक्शन से आइसोलेट हो चुकी है, अब अलग हो चुकी है, उसको कोई मतलब नहीं है उसमें सॉल्वेंट क्या है और उसमें आयंस क्या है। समझ में आ रही है बात आपको कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होना ही मेजर कॉज था जिससे कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। क्योंकि द मोमेंट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, आप वैसे भी देखेंगे एंट्रोपी जो है वो तो खैर बाद की बात है, पूरा सिस्टम जो है उसमें से कुछ चीज बाहर निकल के आ रही है और बाहर निकल के आने का मतलब वो अलग से स्टेबल होके आ रही है, ठीक है भाई। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो इसके एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे अब हम ये बताइए, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इट इज द रिएक्शन इन विच टू सॉल्ट्स, ठीक है, टू सॉल्ट सोल्यूशन रिएक्ट्स टू गिव प्रेसिपिटेट या फिर रिएक्ट्स टू गिव अनदर टू सॉल्ट्स, ठीक है, विद एक्सचेंज आयंस। कुछ नया नहीं, बस वही उधर उठा के उधर, उधर उठा के उधर, ठीक है। ये हो गया कुछ एक्सचेंज ऑफर की तरह, ठीक है, नया लाओ पुराना ले जाओ, मतलब पुराना लाओ नया ले जाओ, व्हाटएवर। चलो नेक्स्ट करते हैं हम शुरू। नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसमें क्या है, जैसे कि इसमें है Ki प्लस Pb प्लस PbNO3 होल ट्वाइस। ये एक रिएक्शन है, हमने लिए Ki प्लस PbNO3 होल ट्वाइस। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बना है, PbI2 प्लस KNO3
दिस इज ऑल्सो अ रिएक्शन जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, के की जगह पीबी आ गया, पीबी की जगह के आ गया है, और प्रोडक्ट जो है हमारे बन गए हैं PbI2 एंड KNO3, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन गए हैं। अब ये जो प्रोडक्ट बने हैं बेटा जी, इसमें क्या है, PbI2 इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये इनसॉल्युबल है तो येलो कलर, पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, पेल येलो PPT बनता है इसमें, जो कि क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, तभी तो उसको PPT बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में भी क्या हुआ, PPT फॉर्मेशन हुआ है, PbI2 अलग से निकल गया, और ये रिएक्शन भी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। ड्राइविंग फोर्स PPT फॉर्मेशन आपको पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, हमने देख लिया KNO3 जो है वो एक्वस सोल्यूशन ही बनाएगा, ये एक्वस सोल्यूशन है, ये भी एक्वस सोल्यूशन है, और ये भी KI भी एक्वस सोल्यूशन है। तो सारे एक्वस सोल्यूशन में से एक इनसॉल्युबल सॉल्ट अगर आ गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो भाई हमारा एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है, जो कि रिएक्शन मिक्सचर में से आउट हो गया है, और यही उसका ड्राइविंग फोर्स है। रिएक्शन मिक्सचर को छोड़ के जाना ही उसके जीवन का मकसद था। तो यहाँ पे हमने दो रिएक्शन कर लिए अभी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर किसी को भी छोटा सा भी डाउट है आगे पूछ लेंगे, ठीक है। बहुत इजी रिएक्शंस है, बस डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या याद रखना है भाई, रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको देखो, मानो या ना मानो, थोड़ा बहुत तो रटना पड़ता ही है, हर चीज़ को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि PbI2 जो है उसका प्रेसिपिटेट जो है, मतलब PbI2 इज इनसॉल्युबल इन वाटर है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हम दो रिएक्शन हो चुकी है, इसके बाद की जो रिएक्शंस है वो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इसका असाइनमेंट मिलेगा वहाँ पे आपको, वेद साइंसेस पे, ठीक है। बाकी के भी सारे चैप्टर्स जो भी हो रहे हैं, सारे सब्जेक्ट, सबके असाइनमेंट आपको वेद साइंस पे मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।